रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का जो रांची डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक बस जो है वो वैष्णो देवी जा रही थी और उसी टाइम पर उस बस पर जो है अटैक किया, टेररिस्ट अटैक हुआ उन डिवोटीज़ पे जो कि वहाँ पर जा रहे थे। अब ये माना जा रहा है कि ये जो अटैक है ये टेररिस्ट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, जो कि 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद एक्टिव हुआ और चांसेस हैं कि ये जो अटैक है इट माइट बी बैक्ड बाय पाकिस्तान। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट ये क्या है, इसने क्यों अटैक किया और एनालाइज करेंगे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हैं वो ज़्यादा हुए हैं, बड़े हैं या कम हुए हैं। तो इसी के बारे में हम आज समझेंगे। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मेरा चैनल नया है तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें, इस ग्रुप की बात करें जिसने अटैक किया है, तो ये 2019 के अंदर स्टार्ट हुआ था आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो ये जो आर्टिकल 370 है ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, लेकिन जब इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो टीआरएफ को ये बात समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई और ये इमर्ज हुआ एज एन ऑफशूट ऑफ द नोटोरियस जिहादिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा। तो ये जो नया ग्रुप उन्होंने स्टार्ट किया है ये एक स्ट्रैटेजिक अटेम्प्ट था ताकि वो रीब्रांड कर सकें, रिन्यू कर सकें अपने इंसर्जेंसी एफर्ट्स अंडर अ न्यू नेम। तो उनका एम था कि उस रीजन के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उसे डीस्टेबलाइज करें ताकि वो चैलेंज कर सके इंडिया की सॉवरेनिटी। अब जब से जो है वो स्टार्ट हुए हैं तब से जो टीआरएफ है उसने काफ़ी सारे अटैक किए हैं विच आर एम्ड एट क्रिएटिंग फियर एंड केओस। तो ये जो ग्रुप है ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है सिक्योरिटी फोर्सेस, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सिविलियंस, ताकि वो उस रीजन की स्टेबिलिटी को जो है हिला सकें, उसे अफेक्ट कर सकें। और जो रिसेंट अटैक हुआ है ऑन दी वैष्णो देवी पिलग्रिम्स वो भी उसी का रिमाइंडर है। अगर हम प्रेजेंट अटैक की बात करें तो एक 52 सीटर बस जो है वैष्णो देवी जा रही थी, सभी डिवोटीज़ को, सभी भक्तों को जो है वो वहाँ पे ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक टेररिस्ट अटैक हुआ। इस अटैक की वजह से जो ड्राइवर है उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो जो गाड़ी है, वो जो बस है, वो जाके कहाँ गिर गई, एक गॉर्ज में गिर गई। यानी एक पतला सा संकरा रास्ता जो कि हिल के बीच में आता है जहाँ पे एक वाटर बॉडी भी होती है, तो वहाँ पे उस वैली टाइप जगह पे वो गिर गई, जिसकी वजह से 10 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें से एक बच्चा भी है और 41 लोग इंजर्ड हैं। लेकिन ये पहला ऐसा अटैक नहीं है, इससे पहले और भी ऐसे अटैक देखने को मिल चुके हैं। जी हाँ, 2017 के अंदर जब एक बस जो है अमरनाथ पिलग्रिम्स को जो है ले जा रही थी फ्रॉम गुजरात, उस पर अटैक हुआ था इन जम्मू एंड कश्मीर और बहुत ज़्यादा गन फायर हुई थी, जिसकी वजह से जो उस बस के ड्राइवर थे शेख सलीम गफूर, उन्होंने 52 पैसेंजर्स को बचाया था, लेकिन फिर भी 7 लोगों की डेथ हो गई थी और 19 लोगों को चोट लगी थी। बट मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये अटैक्स अब क्यों हो रहे हैं। भाई जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो ये सोचा जा रहा था कि जो टेररिस्ट अटैक्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं वो ख़त्म ना सही तो कम तो होंगे, ठीक है, थोड़ा तो नंबर रिड्यूस हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। जी हाँ, जो गवर्नमेंट डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से जो जम्मू रीजन है उसके अंदर जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो और बढ़ गई हैं। इनफैक्ट जो टेररिस्ट का रिक्रूटमेंट है वो भी बढ़ गया है। तो अगर हम 5 अगस्त 2019 से लेके 16 जून 2023 के बीच में देखें तो 231 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है इन दी जम्मू डिवीज़न, जो कि 71% इंक्रीज़ है इन सच अरेस्ट, क्योंकि इससे पहले 2015 से लेकर 2019 के बीच में ये जो अरेस्ट थे वो काफ़ी कम थे। इसके अलावा जो नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ हैं बिकॉज ऑफ द आईईडी ब्लास्ट वो भी इंक्रीज़ हो गई है विद अ 73% जंप। इसके अलावा जो टेररिस्ट इनिशिएटेड स्टैंड ऑफ फायर और हिट एंड रन केसेस हैं वो भी पिछले 4 सालों में काफ़ी बढ़ गए हैं। इट्स सॉ 43% इंक्रीज़। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से जो है वहाँ पर काफ़ी रिजेंटमेंट देखने को मिला है। जो लोग हैं उतने खुश नहीं हैं इस चीज़ के हट जाने से और शायद इसीलिए वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई है। सिर्फ एक अच्छी बात जो देखने को मिली है वो ये है कि जम्मू डिवीज़न में जो कैजुअल्टीज़ हैं अमंग्स दी पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें 13% डिक्लाइन आया है। तो जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस में जो कैजुअल्टीज़ हो रही थी, जो लोगों की डेथ हो रही थी,
उसमें काफ़ी कमी आई है। तो ये तो हम समझ गए कि आर्टिकल 370 के हटने से वहाँ के लोग उतने खुश नहीं हैं जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी उतनी कमी नहीं आई है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। मगर वहाँ के लोग खुश क्यों नहीं हैं? ऐसा क्या था आर्टिकल 370 में जो उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट था? तो सबसे पहले तो जब से इसको हटाया गया है, अब्रोगेट किया गया है, वहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, ऑटोनॉमी थी, वो चली गई है। तो इसी वजह से वहाँ के लोगों को लगा कि ऐसा प्रोविज़न, ऐसा लॉ जो कि उनके यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को, राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, वो उनसे ले लिया गया है। इसके अलावा कुछ कश्मीरीज़ को ऐसा लगता है कि वो अब पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं बाय आउटसाइडर्स, क्योंकि अब जो बाहर के लोग हैं वो वहाँ पे जो है ज़मीन खरीद पाएंगे, सेटल हो पाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो उस वजह से उन्हें इस रिगार्ड में कंसर्न है, विच इज़ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन कश्मीर वैली इटसेल्फ। इसके अलावा जब से अब्रोगेशन हुआ है उसके बाद से ही जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रेजिडेंट्स ने देखा अ हैवी हैंडेड एंड वायलेशन ऑफ देयर सिविल लिबर्टीज़, कि वो बाहर नहीं जा सकते। काफ़ी समय तक सब कुछ बंद था, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था जैसे अब्रोगेशन हुआ था। तो उन्हें लगा कि उनका जो राइट टू मूवमेंट है, उनकी जो लिबर्टी है, वो उनसे छीन ली गई है। और इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं अबाउट द रोल ऑफ जम्मू रीजन विद इन द जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया था अब्रोगेशन का, उस रिगार्ड में कश्मीर से जो है इतना नहीं पूछा गया था, कश्मीरी लोगों का उतना से नहीं था। तो अब हम ये तो समझ गए कि जो आर्टिकल 370 है उसके हटने से वहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये आर्टिकल 370 ऐसा क्या स्टेटस देता था, ऐसा क्या स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को? तो जो आर्टिकल 370 है, इट वाज अ प्रोविज़न इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्पेशल स्टेटस दे रहा था जम्मू एंड कश्मीर को। सबसे पहले तो क्या होता था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था। सिर्फ इसके कुछ प्रोविजंस जो कि डील करते थे विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, वो ही एप्लीकेबल थे। बाकी कुछ भी जो है नहीं था, वहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग था, उनके जो भी इंटरनल मैटर्स थे उस पर उनका पूरा कंट्रोल होता था। तो हम देख सकते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पास सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी थी इन मैनेजिंग देयर इंटरनल अफेयर्स इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ये जो ऑटोनॉमी थी ये प्रोटेक्ट करती थी, सेफगार्ड करती थी उनके यूनिक कल्चर और आइडेंटिटी को। इसके अलावा जो स्टेट था उसके पास अथॉरिटी थी कि वो रेगुलेट करते थे द ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो प्रोविज़न है स्पेसिफिकली दिस, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि कई बार इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता था, क्योंकि ये कहा जाता था कि ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करता है, जिसकी वजह से जो आउटसाइडर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं आ पाते। लेकिन एक बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो आर्टिकल 370 है ये एक टेम्प्रेरी प्रोविज़न था। जी हाँ, ये माना गया था कि ये टेम्प्रेरी प्रोविज़न है और इसे हटाया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 2019 के अंदर यही हुआ। 2019 के अंदर आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो वहाँ की ऑटोनॉमी थी, जो प्रोविज़न था जिससे जम्मू एंड कश्मीर के लोग स्पेशल स्टेटस जो है एंजॉय करते थे, वो उनसे ले लिया गया। और आर्टिकल 370 अकेला प्रोविज़न नहीं है, इसका असर आर्टिकल 35A पे भी देखने को मिला। तो ये जो आर्टिकल 35A है इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था इन 1954 थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370। तो ये क्या करता है, ये एम्पावर देता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन होगा जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट। तो ये जो परमानेंट रेजिडेंट की कैटेगरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें स्पेशल राइट्स मिलते हैं जो कि बाकी जो लोग हैं जो कि वहाँ रहते हैं उन्हें नहीं मिलते हैं। जैसे कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स का एक्सेस है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो एलिजिबल हैं फॉर स्कॉलरशिप्स एंड अदर स्टेट बेनिफिट्स। लेकिन बाकी लोग जो कि परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं, सिर्फ वहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें ये सारी प्रिविलेजेस नहीं मिलती। So this was all about the attack which was done in the Rasi district.
अब मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लोग क्यों खुश नहीं हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ गई हैं। बट फिर भी क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 से जो है वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।